आई थिंक मुझे इंस्टॉलेशन सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप में से मोस्टली लोग पहले से ही जानते होंगे। अगर आप इंस्टॉलेशन की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता दें, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लूँगा। फ़िलहाल मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और इसको मैं लॉन्च करने लगा हूँ। अब यहाँ आके मैंने सबसे पहले बनानी है कंपोजिशन। कंपोजिशन को आप सिंपल लफ्ज़ में ऐसे कह सकते हो कि सीन होता है। लाइक जैसे आप कोई भी मूवी देख रहे थे, उसमें डिफरेंट सीन्स होते हैं, उससे डिफरेंट सीन्स मिलकर एक कंपोजिशन बनाते हैं। एक कंपोजिशन के अंदर एक से ज़्यादा सीन हो सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं बनाऊंगा एक कंपोजिशन का मुझे यहाँ पे अपना साइज़ देना होगा। मैं फ़िलहाल क्योंकि 4K वीडियो बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे 4K का यहाँ पे रेजोल्यूशन देनी होगी विड्थ एंड हाइट में। अगर आपको विड्थ एंड हाइट में उसकी रेजोल्यूशन याद नहीं है तो नॉट अ प्रॉब्लम, आप यहाँ से आके सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी रेजोल्यूशंस जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ यूज़ हो रही होती हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ 4K UHD यानी अल्ट्रा HD 4K। इसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर है इसका फ्रेम रेट। इसका फ्रेम रेट आप कितना रखना चाहते हैं। आप फ्रेम रेट जितना कम रखेंगे आपकी वीडियो उतनी ज़्यादा पैची हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा वीडियो रुक रुक के चल रही है, लेकिन वीडियो का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जो छोटी डिवाइसेस हैं, लाइक छोटे जो फ़ोन्स हैं, वो उसको अच्छा सपोर्ट कर पाएंगे। उसके अलावा उसका साइज़ छोटा होगा, आप उसको इंटरनेट पे अच्छे तरीके से आसानी से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका फ्रेम रेट ज़्यादा रखते हैं, 30 या 30 से भी अबव रखते हैं, तो आप उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसका साइज़ बढ़ जाएगा। जो छोटे फ़ोन्स हैं वो प्रॉपर्ली उसको डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे और इंटरनेट पे या यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करने पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगेगा, अगर आपके पास खास तौर पे इंटरनेट स्लो है तो। फ़िलहाल के लिए मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ 25 फ्रेम रेट्स अल्ट्रा HD 4K के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो जो फ्रेम रेट मैंने सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे आ गए। आप यहाँ से दोबारा भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और 4K की विड्थ एंड हाइट इसने ऑटोमेटिकली अपने आप लिख दी है। अगर आपको याद थी तो आप यहाँ से आके खुद भी सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे आके मैंने अपनी कंपोजिशन का नाम लिखना है। मैं इसका नाम रख सकता हूँ मेन कंपोजिशन, क्योंकि जो भी सारा काम हो रहा होगा वो मैं इसके अंदर करूँगा और मैं अलहदा से कंपोजिशंस बना के उनमें सीन डाल सकता हूँ, जो भी मैंने सीन्स उसमें यूज़ करने हैं। यहाँ से मैंने अपनी ड्यूरेशन रखनी है कि मेरी जो ये वीडियो है इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी। फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे भी कंफर्म नहीं है कि वीडियो कितनी लंबी बनने वाली है, तो बाद में मैं इसको कम से ज़्यादा कर लूँगा। फ़िलहाल इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो जी ये हमारी पहली कंपोजिशन बन चुकी है अब, और ये हमारी टाइमलाइन है। हमने जो भी काम करना है, अपनी एडिटिंग जो भी वीडियो पे परफॉर्म करनी है वो हमने यहाँ पे आके करनी है। Ctrl+S का बटन दबा के, या फिर अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो आप Command+S का बटन दबा के वीडियो को सेव कर सकते हैं। पहली बार ये आपसे पूछा कि आप कहाँ पे सेव करवाना चाह रहे हैं, तो मैं जाऊँगा इसमें, ये फ़ोटो मैंने बनाया हुआ है, इसमें जाके मैं कर देता हूँ एक न्यू फोल्डर जिसका नाम मैं रखूँगा सोर्स फाइल, या कोई भी आप नाम रख सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसको सेव करवा दूँगा। तो अब हमें अपने जो वीडियो क्लिप्स या फिर इमेजेस जिन्हें हम एडिट करना चाह रहे हैं वो उन्हें हमें इंपोर्ट करना होगा इस Adobe After Effects के अंदर। तो फ़िलहाल मेरे पास कुछ इमेजेस वगैरह पड़ी होंगी। हाँ ये वाली, ये मैं एक ओपन कर लेता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर। आप PSD को या AI फाइल जो कि इलस्ट्रेटर की होती है, या फिर SVG फाइल स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, उसको आप डायरेक्ट Adobe के अंदर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक ट्रिकी सी चीज़ है और एक उस पर काफ़ी कुछ समझाने वाला है। तो फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं इसको JPG फाइल में सेव कर लूँगा। आपको आसान, क्योंकि ये मैंने बताया था कि बहुत बेसिक लेवल का ट्यूटोरियल होगा। जब हम पूरा डिटेल से आफ्टर इफेक्ट्स को समझेंगे फिर मैं आपको बता दूंगा कि हमने SVG फाइल वगैरह को कैसे इसके अंदर रखना है। और मैं इसके एक कर्सर भी पड़ा, ये कर्सर की फ़ाइल है, SVG फाइल है, इसको भी मैं एज अ PNG में सेव करवा दूंगा उसमें। इसको मैं पहले फ़ोटोशॉप में ले जाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं किया कि क्या ये मेरे उस इमेज पे सूटेबल भी रहेगा या नहीं। तो एक बार मैं चेक कर लूँ। एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट रख देता हूँ मैं इसको, ताकि ये स्केलेबल रहेगा।
ये इसके नीचे आ रहा है, मैं इसको ऊपर करूँगा तो नज़र आएगा। इसके बाद हाँ ठीक है, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। इस पर स्टॉक डाल दूँगा, स्टॉक डाल के मैं यूज़ कर लूँगा। इसका मैं नाम रख देता हूँ कर्सर, और इसको मैं सेव करवा देता हूँ एज अ PNG, क्विक एक्सपोर्ट एज अ PNG। इसके बाद ये मेरा यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा कर्सर। अब हम इसके अंदर एक नया सीन क्रिएट कर लेते हैं, या आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की ज़ुबान में कह सकते हैं कि हम इसके अंदर एक नई कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम 1 बाय 1 एक सीन के अंदर हम एक चीज़ दिखाएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। लाइक मैं इस वक्त कोई 3 या 4 कंसेप्ट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जो हमारी वीडियो थी M1 Max के नॉच के बारे में, तो मैं फ़िलहाल एक को बनाऊँगा, उसके बाद हम उसी की डुप्लीकेशन कर लेंगे। फ़िलहाल क्योंकि हमारे पास जो ये वाली मेन कंपोजिशन है ये भी 4K साइज़ में है, और इसकी फ्रेम रेट और सब कुछ मेरे लिए परफेक्ट है, जो कि मैंने हर सीन में यूज़ करना है। तो मैं नई बनाने के बजाय इसी को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। अगर आप नई ही क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कंपोजिशन में जाके आप न्यू कंपोजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं, और पहले की तरह से आप सेटिंग यहाँ पे रख सकते हैं। और इसका नाम मैं रख सकता हूँ कंसेप्ट 1। इसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे एक नई कंपोजिशन मेरी बन जाएगी। ऐसे हम 3 या 4 कंपोजिशंस बनाएंगे और सबको उठा के मेन कंपोजिशन के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। वो मैं वीडियो के बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है। अब जो फाइल्स हमने एडिट करनी है उनको हमने इंपोर्ट करना है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो मैं फ़िलहाल फ़ोटोशॉप को बंद कर देता हूँ, AI भी मैंने बंद कर दिया है। इसके बाद मैं जाऊँगा फाइंडर में जाके मैंने अपनी फ़ाइल को ड्रैग करके यहाँ पे लाना है। मेरी ये वाली फ़ाइल है, इसको मैं सिंपली ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने से पहले आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आप जिस फोल्डर के अंदर ये फाइल आपने रखी हो आप सोच समझ के रखें, क्योंकि बाद में अगर आपने इस फोल्डर का या नाम चेंज कर दिया या फिर आपने इस फोल्डर को डिलीट कर दिया तो फिर आपकी जो ये सोर्स फाइल है ये एडिटेबल नहीं रहेगी। फ़ोटोशॉप में और आफ्टर इफेक्ट्स में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि फ़ोटोशॉप में आप जब भी कोई इमेज इसके अंदर इंपोर्ट कर देते हैं तो वो अपनी PSD फाइल के अंदर ही सेव रखता है। आप अगर जो ओरिजिनल फाइल थी उसे डिलीट या कहीं और मूव करवा दें या कुछ भी करवा दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं है। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आपको जो एक सबसे बेहतरीन अप्रोच है वो ये है कि आप एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर बनाएं। फ़ोल्डर बनाने के बाद आप उसी फोल्डर को हमेशा उस सोर्स फाइल के साथ सेव रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो सोर्स फाइल है वो पड़ी है यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे बनाना एक न्यू फोल्डर, इसका नाम अगर मैं रखता हूँ लेट्स सपोज एसेट्स और समथिंग कुछ भी। इसके बाद जो मैंने फाइल्स अपनी यूज़ करनी है जिनमें से एक ये वाली फ़ाइल है, इस वाली फ़ाइल को मैं उठा कर ले जाऊँगा सोर्स फाइल के अंदर। इसमें एसेट के अंदर मैंने वो फ़ाइल रखवा दी। इसी तरह जो दूसरी मेरी फ़ाइल है कर्सर वाली, इसको भी मैं करूँगा कॉपी और मैं ले जाके यहाँ पे रख दूँगा। तो ये दोनों फाइल मेरी यहाँ पे है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जब भी सोर्स फाइल को सेव करना होगा मैं इसको यहाँ से कंप्रेस कर लूँगा। कंप्रेस करने के बाद मेरी जो ये जितने भी इसके साथ जो एसेट्स थे वो साथ ही सेव रहेंगे। तो ये नहीं होगा कि मैं गलती से किसी को डिलीट कर दूँ। मुझे पता होगा कि जो यहाँ पे जो भी पड़ा है वो इस वीडियो की सोर्स फाइल के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं अगर एडिटेबल रखना चाहता हूँ मैं इनमें से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं करूँगा। तो फिलहाल मैं इसको इंपोर्ट करने लगा हूँ। इंपोर्ट करने के लिए आप सिंपल क्लिक करके यहाँ पे लाके ऐसे ड्रैग कर सकते हैं और आप छोड़ेंगे तो वो फाइल अपने आप वहाँ पे सेव हो जाएगी। क्योंकि ये एक JPEG फाइल है तो वो डायरेक्टली सिंपली इंपोर्ट हो गई। अगर ये एक कोई वेक्टर फाइल होती लाइक AI या PSD कुछ भी, फिर उसमें वो कुछ एडिशनल सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। लेकिन फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने सिंपल एक JPEG फाइल इंपोर्ट करवा दी है। और जो मेरा कर्सर की फ़ाइल है वो मैंने PNG में रखी है। PNG का आपको बस छोटा सा इतना बताता चलूँ कि PNG ट्रांसपेरेंट होती है। तो PNG में सिर्फ ये कर्सर आएगा, इसके पीछे कोई भी वाइट या ब्लैक बैकग्राउंड नहीं आएगा। अगर ये JPEG होती तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक वाइट कलर का बैकग्राउंड आ जाता है। तो फिलहाल मैं इसको इंपोर्ट करने लगा हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट आई है। अगर ये एक JPEG होती तो JPEG पे यहाँ पे इतना एक वाइट कलर का बैकग्राउंड हो रहा होता। तो अब हमने इसको करना है एनिमेट। अब एनिमेट करने के से पहले मैं इसका थोड़ा साइज़ छोटा कर दूँ क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे जाके मैं इसका जो स्केल है, स्केल का मतलब है कि इसका साइज़ कितना आपने रखना है। इसको आप डायनामिकली चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि आप वीडियो चलने के दौरान अचानक इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। फ़िलहाल मैं इसको एक फिक्स साइज़ पे छोटा करने वाला हूँ। मैं इसको कर सकता हूँ
40 आई गेस अभी भी ये बड़ा है मे बी, तो मैं इसको कर देता हूँ 20 करके देखें। ये 20 पे इतना आया है, मैं कहता हूँ इसको थोड़ा और छोटा करते हैं ऑलमोस्ट, अब ये फ़ाइन है आई गेस। इसके बाद मैं इसकी पोजीशन जो है इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर उस फाइल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आप जो कीबोर्ड की कीज़ होती हैं लेफ़्ट राइट वाली, उनसे भी आप इसको ऐसे अप डाउन या लेफ़्ट राइट आप इसको मूव करवा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको कहता हूँ कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होगी वीडियो स्टार्ट होते वक्त वो ये होगी, यहाँ बल्कि थोड़ा और दूर कर देता हूँ, ये होगी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन जब वीडियो स्टार्ट होगी। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा और छोटा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस नोच जो है ये इस जितनी आए, तो मैं इसको कर देता हूँ 6। आई थिंक इट्स फाइन नाउ, मे बी इसको चेक कर लेते हैं नोच के साथ रख के कैसा लगेगा। या इट्स फाइन नाउ, ओके। सो अब इसके बाद मैंने इसको वीडियो अब मैंने स्टार्ट करनी है। अभी तक मेरी समझ लें आपकी एक सिंपल एक स्टैटिक इमेज की तरह ही है, अभी कोई इसमें वीडियो नहीं बनी। वीडियो आप देखना चाहते हैं कि अभी तक क्या बनी, आप इसको स्टार्ट में रख के स्पेस बार का बटन दबा सकते हैं। ये देखें वीडियो जो है वो आपकी ऐसे स्टार्ट हो जाएगी और इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि वीडियो में क्या हो रहा है। फिलहाल क्योंकि हमने कोई एनिमेशन नहीं लगाई तो वो एक सिंपल स्टैटिक इमेज पड़ी है। अब हम इसको एनिमेशन की तरफ जाने लगे हैं, तो मैं कहता हूं कि ये स्टार्ट में इसका कर्सर यहीं पे हो लेकिन ये मूव करता हुआ यहाँ पे आए। तो मैंने इसकी स्टार्ट वाली पोजीशन सेट कर दी है। मैंने इसकी पोजीशन क्योंकि डायनामिकली चेंज करनी है तो मैं एक यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा पोजीशन पे। पोजीशन आपने चेंज करना है, स्केल चेंज करना है, रोटेशन करवानी है, ओपेसिटी कम करनी है, जो भी आपने करना है आप वो अपने हिसाब से यहाँ पे की फ्रेम लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने पोजीशन चेंज करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन के ऊपर आपने आके की फ्रेम लगा दिया, इसको स्टार्ट में लाकर 0 सेकंड यानी कि जब वीडियो स्टार्ट होगी बिल्कुल स्टार्ट में, उस टाइम आपने इसका की फ्रेम रखना है कि स्टार्ट में इसकी पोजीशन क्या होगी। मैंने बता दिया कि स्टार्ट में इसकी पोजीशन यही होनी चाहिए। इसके बाद मैं इसको कहता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, ये सिंपल एक जूम इन जूम आउट है क्योंकि अभी आपको फ़िलहाल ये तकरीबन 6 मिनट का पूरा टाइम दिखा रहा है। अगर आप इसको और करीब से नैनो सेकंड्स में जाके इसको एडिट करना चाहते हैं आप इसको सिंपल ऐसे करके जूम करेंगे ऐसे, तो आप इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको बहुत क्लोजली एडिट करना चाहते हैं, लाइक अगर आप नैनो सेकंड्स में भी जाके छोटे छोटे चेंजेस करना चाहते हैं तो इसके बाद मैंने इसका स्टार्ट टाइम रख दिया। इसके बाद जो है वो मैंने इसको मूव करवाना है। अब मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा आगे आए ना, जब टाइम लाइक इतना आए, फॉर एग्जाम्पल मैं इतना रख रहा हूँ, बाद में इसको देख लें कितनी देर में आना है, तो यहाँ पे एक और की फ्रेम मैं रख दूंगा। ये देखें एक और की फ्रेम बन गया, यानी कि यहाँ से यहाँ पे टाइम मैं चेंज कर सकता हूँ उसकी पोजीशन या कुछ भी। तो इस वाले टाइम पे मैं कहता हूँ इसकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। मैं यहाँ से जाके इसको ऐसे मूव करवा सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको कह सकता हूँ कि यार इतनी देर बाद ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाए। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। मैं इसको स्टार्ट में लेके जाऊँगा वीडियो को और मैं इसको रन करूँगा स्पेस बार के बटन से। ये देखें वो जो कर्सर है वो मूव करता हुआ मेरी जो मेरा डेस्टिनेशन पोजीशन थी उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन अभी ये बहुत स्लो है। और स्लो होने का सिंपल सा मतलब ये है कि मैंने इसको टाइम बहुत ज़्यादा दिया हुआ है वहाँ पे आने के लिए। अगर मैं इसे कहूँ कि आपने जल्दी से आना है तो फिर ये फौरी आएगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, नहीं ज़्यादा ही हो गया, जूम आउट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसकी टाइम को कम कर दूंगा। मैं कहूँगा कि सिर्फ इतनी देर में आपने यहाँ से यहाँ मूव करना है। इसको फिर से मैं जूम आउट कर देता हूँ। और तो अब मैं देखता हूँ कि मैंने अभी ये की फ्रेम एडिट किया, तो इसके बाद ये कैसा रहेगा। मैं इसको स्टार्ट से दोबारा चलाता हूँ। ये देखें अब ये काफ़ी हद तक जल्दी आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा जल्दी आए तो मैं इसको और ज़्यादा करीब कर दूंगा। मैं इसको तकरीबन अगर इतना कर देता हूँ तो ये अब ये देखें बहुत जल्दी आ रहा है। तो आपने जितना कोई चीज़ को तेज़ या स्लो एनिमेट करना है, आप यहाँ से उसको दूर या नज़दीक ले जाके आप बता सकते हैं कि कितनी देर में वो एनिमेशन परफॉर्म होनी है। तो अब अगर मैंने इसको ऐसे एनिमेशन दिखानी है कि जो ये मेरा माउस है कर्सर इसका ये यहाँ पे आने के बाद इस तरफ से अपने आप बाहर निकल आए, तो उसके लिए मैंने क्या करना होगा, मुझे पहले एक एनिमेशन बनानी पड़ेगी जो कि यहाँ से लेकर मेरे कर्सर को यहाँ तक मूव करवाए। इसके लिए मैं सिंपल सा ये करूँगा कि जो ये मेरा कर्सर है इसको मैंने लेके जाना है यहाँ पे इसी पोजीशन पे। जो मेरा ये वाला की फ्रेम था इसी की फ्रेम को मैं सेलेक्ट करूँगा ऐसे, और मैं कहूँगा कि यहाँ पे आने के बजाय यहाँ तक आए। तो जो मेरी मैक्स पोजीशन होगी मैं उस पर आऊँगा। लाइक मैं अपनी मैक्स पोजीशन फ़िलहाल
मैंने अपनी मैक्स पोजीशन ये रख ली कि ये वाला जो मेरा कर्सर है यहाँ से मूव करके यहाँ पे आए, लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे कि ये बहुत तेज़ी से जाएगा। ये देखें, तो अगर मैं इसको कहता हूँ कि थोड़ा सा स्लो जाए, यूज़र को प्रॉपरली एक नज़र आए, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूंगा कि इतना ये टाइम ले, यानी कि ये करीब करीब इस वक्त जो है वो 2 सेकंड का टाइम लेगा यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए। ठीक है, परफेक्ट। तो अब हमारा एक जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया कि ये यहाँ से जाने के बाद इसके पीछे हाइड हो जाएगा और हाइड होने के बाद यहाँ से ये निकलेगा। तो इसके बाद हम अब काम करने लगेंगे हमारे सेकंड कंसेप्ट पे। सेकंड कंसेप्ट बनाने के लिए मैं पहले वाले कंसेप्ट को डुप्लीकेट कर सकता हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच जाए, ये वाला काम सारा दोबारा ना करना पड़े। उसके लिए मैंने इस वाले पहली जो हमारी कंपोजिशन थी कंसेप्ट 1 के नाम से, उसको मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने बटन दबाना है Ctrl+D अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, और अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो आपने दबाना है Command+D। Command+D तो अपने आप ये एक डुप्लीकेट निकाल देगा इसका, जिसका नाम अपने आप, अगर आपने कोई भी नंबर रखा हो 1 2 तो उसमें वो इंक्रीमेंट अपने आप कर देता है। फिलहाल कंसेप्ट 1 था तो उसने अपने आप उसको कंसेप्ट 2 लिख दिया। अब मैं ओपन करूँगा कंसेप्ट 2। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कौन सी फाइल ओपन की हुई है, कौन सी कंपोजिशन। तो इसके बाद अब इसमें मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट रखना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जाने के बाद ये इसके पीछे ये जो हाइड होके यहाँ से आ रहा है, इसकी बजाय यहाँ पे जाते ही ये अपने आप यहाँ से बाहर निकल आए। तो इसके लिए सिंपल है कि मुझे जो ये कर्सर वाली फाइल है इसको मुझे डुप्लीकेट करना होगा। एक फाइल को मैं दिखाऊंगा कि बस यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, और उसके बाद मैं दूसरी फाइल को उसके फौरी बाद यहाँ से शुरू करवा के यहाँ तक मूव करवा दूंगा, ताकि जो ये इसके बीच वाला टाइमर है ये वाला टाइमर हमारा बच जाए। इसके लिए मैं जो ये कर्सर की फाइल है इसको मैं चेक करूँगा कि यहाँ तक कितनी देर में आ रही है। मैं इसको थोड़ा जूम कर सकता हूँ। जूम करने के लिए सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ से जाकर 100% पे आ सकते हैं। इसके बाद स्पेस बार का बटन दबा के आप मूव करेंगे तो आप स्क्रीन को ऐसे मूव करवा सकते हैं। तो जो ये वाली जगह है इसको भी जूम कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा पीछे जाके देख लेता हूँ। जो ये वाला मेरा फ्रेम है, इस फ्रेम पे मेरे कर्सर ने इस नोच को टच कर दिया है, तो मैं यहाँ से इस लेयर को जो है वो कट कर लूँगा। कट करने के लिए मुझे बटन दबाना होगा। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपको दबाना होगा Ctrl+Shift+D। अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो आपने दबाना है Command+Shift+D। अब इसके कट होने के बाद मैंने जो दूसरी वाली मेरी फाइल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी 2 फाइल्स बन गई हैं, एक ये इससे पहले वाली और एक ये इसके बाद वाली। अब ये दूसरी फाइल में से मैंने सेलेक्ट करना है वो वाला फ्रेम जिसमें से ये यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये फ़िलहाल बाहर नहीं निकला है। अब मैं देख सकता हूँ कि ये यहाँ पे इस फ्रेम पे ये बाहर निकला है, तो मैं इसे जो बीच वाली जगह थी इसको भी मैं कट कर दूंगा। उसके लिए फिर मुझे वही बटन दबाना होगा Command+Shift+D। मैं बार बार कमांड और कंट्रोल का डिफरेंस इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर मैं कंट्रोल कहता हूँ तो जो मैकबुक यूज़र है उनमें जो कंट्रोल का बटन है वो डिफरेंट काम करता है, और अगर मैं कमांड कहता हूँ तो विंडोज़ यूज़र के लिए कमांड का बटन होता ही नहीं, इसलिए वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो जो विंडोज़ यूज़र हैं वो दबाएंगे Ctrl+Shift+D और मैकबुक वाले यूज़र दबाएंगे Command+Shift+D। इसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करूँ तो ये देखें, ये इस नोच से यहाँ से बाहर आ गया। तो ये हमारी बीच वाली जगह है, ये हमारे लिए यूज़लेस है। इस वाली लेयर को मैं डिलीट कर दूंगा। सिंपली इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और डिलीट वाला बटन दबाऊँगा। अब हमारी ये लेयर डिलीट हो गई है। तो हमने जो अब ये वाली लेयर और ये वाली लेयर है इसको हमने बिल्कुल करीब कर देना ताकि इनके दरमियान में कोई भी ड्यूरेशन फासला इनके दरमियान में ना रहे। तो इसको मैं ऐसे सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे लाके रख दूंगा। इसको मैं ऐसे मज़ीद जूम करके देख भी सकता हूँ, बिकॉज अगर बिल्कुल जूम आउट किया हुआ है तो आपको यूजुअली बिल्कुल पता नहीं लगता कि बिल्कुल करीब है या नहीं। तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे जूम करके देख लूँगा, बिल्कुल इसके फ्रेम इसके ऊपर है। लाइक अगर ये यहाँ पे आएगा और उसके बाद अगले फ्रेम पे जैसे ही जाएगा तो कर्सर दूसरी तरफ से बाहर निकल आएगा। तो इसको अब प्ले करके देखते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा कर्सर यहाँ से इसके नोच के साथ टच होता है वो इस तरफ से लेफ्ट साइड से बाहर निकल आता है। अब मैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे काम करने लगा हूँ। इसके लिए मुझे एक इसकी दोबारा से एक डुप्लीकेट बनाना होगा। इसको मैं क्लिक करके Ctrl+D दबाऊंगा, मैक के लिए Command+D। तो इसके बाद ये हमारा एक तीसरा कंसेप्ट वाली हमारी कंपोजिशन बन गई है। इसे मैंने ओपन कर लिया। इसमें मैं अगर कुछ ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे टच होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद यहाँ तक कंटिन्यू करेगा और उसके बाद हम इस कर्सर को दोबारा वापस ले जा सकते हैं। तो मैंने पहले की तरह पहले चेक करना है कि हमारा कर्सर यहाँ पे टच किस जगह पे हो रहा है,
लाइक जो मेरा कर्सर है वो टच हो रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे इस फ्रेम पे, तो मैं यहाँ से दोबारा अपनी इस लेयर को कट कर दूंगा कमांड प्लस शिफ्ट प्लस डी से। इसके बाद मैं इसके अंदर जाने के बजाय मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो मेरा कर्सर है वो यहाँ पे आ गया, जैसे टच हुआ वो यहाँ पे आ गया। तो जो ये ऊपर वाली लेयर है जो न्यू बनी है जिसमें ये आगे वाला इसके अंदर जा रहा है, इसकी मुझे पोजीशन सिर्फ चेंज करनी होगी। इसके लिए मैं इसको ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक बनाना है नया की फ्रेम। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँगा यहाँ पे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट मैं इसको थोड़ा आगे भी कर देता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब इसको चलाकर देखते हैं कि कैसा रहेगा। इसके बाद मैंने इसके स्पेस बार पे बटन दबाया ताकि ये चल सके, तो परफेक्ट। ये देखें जैसे ही हमारा जो कर्सर है वो नोच के साथ टच हुआ, उसी वक्त हमारा कर्सर नीचे से आ गया, क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज कर दी थी। तो इसके बाद ये ऐसे मूव होता हुआ आगे चला गया, तो मेरे लिए ये इस सीन के लिए परफेक्ट है। इसके बाद मैं इस माउस को इस पोजीशन पे ऑलमोस्ट आने के बाद मैं वापस भी ले जाकर दिखाता हूँ कि अगर माउस वापस जाए तो फिर यहाँ पे टकरा कर ये नीचे से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि मैं कहाँ से वापस ले जाना चाहूँगा। मैं ऑलमोस्ट यहाँ से कहता हूँ कि वापस आ जाए, ऑलमोस्ट यहाँ से। तो इस पर मैं एक नया की फ्रेम बनाऊँगा। मैं इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दूँगा और मैं इसकी पोजीशन को ले जाऊँगा जहाँ पे मैंने अपनी फाइनल मैंने रखना है, इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे। और इसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं एक बार इसको चला के देख लेता हूँ, ठीक है। ये जैसे ही आया तो वापस आ गया, लेकिन फिर से पहले की तरह वो उसके नीचे से आ रहा है, तो मुझे दोबारा से इसको कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए मैंने चेक करना है कि यहाँ पे टच किस वक्त पे हो रहा है। ये टच हो रहा है ऑलमोस्ट इस की फ्रेम पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो मैं यहाँ से इस लेयर को फिर से कट कर दूंगा कमांड शिफ्ट प्लस डी से। इसके बाद मैंने जो ये मेरा आगे वाली इसके पोजीशन है, इसको मैंने चेंज करके नया की फ्रेम रखना है और इसकी मैंने इसको थोड़ा नीचे कर देना है और थोड़ा आगे कर देना है इसको, ताकि जब ये दोबारा स्टार्ट हो तो ये इस पोजीशन से स्टार्ट हो। अब इसको चलाकर मैं दोबारा देखता हूँ कि अब मेरी वीडियो कैसी लगेगी। इसमें पहले कर्सर यहाँ पे आया, यहाँ से निकल आया, इसके बाद यहाँ पे से आके नीचे से दोबारा वापस गया। वापसी आएगा थोड़ा ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा शायद स्लो कर देता हूँ, मैं भी थोड़ा अच्छा लगे। इसके लिए मैं इन दोनों को तो इस वाले को उठाकर थोड़ा आगे कर देता हूँ। ऑलमोस्ट इतना टाइम लगना चाहिए कम से कम। और वापसी में जो ये वाली पोजीशन थी, ये इसको भी थोड़ा सा इतना आगे कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियो कैसी रहेगी। ये आगे गया और ये पीछे अब थोड़ा मुनासिब स्पीड में आया। तो अपने चौथे कंसेप्ट में मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरा ये कर्सर है, ये कर्सर अगर इस नॉच के साथ टच हो तो यहीं पे टकरा के रुक जाए, ठीक है, इससे आगे मूव ना कर पाए। तो यूज़र को इससे नीचे आके और यहाँ पे आके और वापस जाना पड़ेगा। और इससे सेम अगर यहाँ पे भी आता है तो यहाँ पे टकरा के रुक जाए और यहाँ पे भी टकरा के रुक जाए। दिस कंसेप्ट इज सेम लाइक जो हमारे नॉर्मल पीसीज होते हैं, इनमें देखें अगर ऐसे ऊपर अपने कर्सर को टकराता हूँ तो वो वहीं पे रुक जाता है। तो चलो इसकी भी एक डुप्लीकेट फाइल बना लेते हैं। फिर से मैं कमांड प्लस डी यूज़ करूँगा। मेरा ये कंसेप्ट 4 बन गया। इसको मैंने इस फाइल को ओपन करना है। इसके बाद मैंने इसको पहले की तरह मैंने देखना है कि कहाँ पे किस फ्रेम पे टकरा रहा है आकर। ऑलमोस्ट जो मेरा टकराने वाला फ्रेम है एग्जैक्टली वो ये बनता है, ऑलमोस्ट ये वाला। तो मैं यहाँ पे लाके इसको फिर से कट कर लूँगा, इस वाली अपनी लेयर को। इसके बाद मैंने दिखाना है कि ये यहाँ से आगे मूव नहीं कर सकता। मैंने इसको अपने माउस को नीचे लाना है, थोड़ा सा मैं वापस ले जाके फिर उसको टकराने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो फिर से वहीं पे रुक जाएगा। तो इसके लिए पहले हम इस वाले जो हमारा कर्सर था इसको इसी पोजीशन फ्रेम पे यहाँ ले आए थे, लेकिन हम अब यहाँ पे लाने के बजाय थोड़ा नीचे लाएंगे, वापस ले जाके फिर यहाँ पे टकराने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसकी पोजीशन का एक और की फ्रेम रखना पड़ेगा। इसको रखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इधर जाने, अभी आगे जा रहा है, इधर जाने के बजाय मैं कहूँगा कि यहाँ पे इस पोजीशन पे उधर जाने के बजाय थोड़ा सा ये यहाँ से ऑलमोस्ट यूज़र जो है इसको नीचे लाएगा और ऑलमोस्ट यहाँ पे लाएगा, यहाँ पे। इसके बाद मैं दोबारा अगले थोड़ा की फ्रेम पे जाकर मैं कहूँगा कि यहाँ पे से लाके फिर हम कहाँ से टकराएं, लाइक अगर यहीं से टकराने की दोबारा कोशिश करेगा यूज़र, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे ऑलमोस्ट यहाँ पे ले आता हूँ। और इसके बाद अगर यहाँ पे भी यूज़र जो है वो कर्सर को मूव नहीं कर पाएगा तो यूज़र इसको फिर यहाँ पे ले जाएगा, यहाँ से स्लाइड करता हुआ यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ से टकराने की कोशिश करेगा। तो अब इसके बाद मुझे इस पोजीशन पे इसको सेट करना होगा कि ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाए ऑलमोस्ट।
इसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे कर देता हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आगे जाने की बजाय ये ऑलमोस्ट इतनी देर बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे से आकर इसको, बल्कि इसको थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये पहले ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट टच होगा और इसके बाद जो ये आखिरी है यहाँ पे यूज़र इसको यहाँ पे टच करेगा आकर। तो चलो देखते हैं अभी तक हमने क्या बनाया है। मैं इसको शुरू में जाऊँगा और स्टार्ट करूँगा तो ये ऑलमोस्ट परफेक्ट। बस एंड में थोड़ा सा हम चेंजेस कर देते हैं कि यहाँ पे आने के बाद कर्सर वो 2-3 दफ़ा टकरा के कोशिश करेगा। तो इसके लिए मुझे इस फ्रेम पे आने के बाद जो है इस फ्रेम पे आने के बाद मुझे इसकी 2-3 और मैं की फ्रेम डाल देता हूँ कि यहाँ पे वो जो है वो वापस जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ तक, और फिर यहाँ पे आने के बाद वो फिर वापस आके टकराएगा ऑलमोस्ट इतना टकराएगा। इसके बाद वो यहाँ पे आने के बाद वो दोबारा पीछे जाएगा यहाँ तक, और थोड़ा और कर देता हूँ बस इतना, और फिर वो एक बार फिर से कोशिश करेगा वापस आने की, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ तक। अब मैं देखता हूँ कि अब क्या बना है। ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे चारों कंसेप्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम चारों कंसेप्ट्स को मर्ज करेंगे जाके हमारी मेन टाइमलाइन के अंदर। तो अब हम आते हैं अपनी मेन कंपोजिशन की तरफ। मैं अपनी मेन कंपोजिशन को ऑन कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपने जो चारों कंसेप्ट्स हैं उनको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे लाके ड्रैग कर देना है। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये अभी अगर एक दूसरे के ऊपर नीचे पड़े हुए हैं तो सबसे टॉप वाली जो लेयर है वो आपको नज़र आएगी, नीचे वाली नज़र ही नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसे 1 बाय 1 करके नज़र आए। ये देखें, पहले पहली आएगी, इसके बाद जो है वो दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी ना है, सबसे पहले इसमें एक टेक्स्ट शुरू हो, टेक्स्ट के बाद एक हमारी कंपोजिशन आए, फिर दूसरी, फिर एक और टेक्स्ट, फिर दूसरी कंपोजिशन, तीसरा टेक्स्ट, तीसरी कंपोजिशन, ऐसे करके हमारी चारों कंपोजिशन हमें नज़र आए। इसके लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पे स्टार्ट में एक थोड़ी सी एक ब्लैंक स्पेस बना लेता हूँ। इसके बाद ब्लैंक स्पेस में मैंने कुछ लिखना है अपना, लाइक पहली कंपोजिशन का मैं इसमें नाम दूंगा। कंपोजिशन जो कि मेरी ये वाला कंसेप्ट है, इसका मैं नाम देने लगा हूँ। इसका नाम मैं रख सकता हूँ कुछ भी, लाइक गोइंग थ्रू नाम रख देता हूँ। मैं नाम लिखने के लिए मैंने टेक्स्ट टूल पे आना है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोइंग थ्रू। ठीक है, और अब ये मेरी लेयर बन गई है पहली। इसको मैं सबसे नीचे मूव करवा देता हूँ। इसके कुछ टाइम बाद मैंने जो है वो अपनी वीडियो स्टार्ट करनी है। तो अभी देखते हैं फ़िलहाल क्या बना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है गोइंग थ्रू, इसके बाद बहुत देर ले रहा है, मैं इसको थोड़ा पीछे करता हूँ। गोइंग थ्रू के बाद ये चीज़ आ गई। अब बस यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ मेरी वीडियो रुक जाए और यहाँ पे मेरा जो है वो दूसरा टेक्स्ट स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि मैं इसको कॉपी करूँगा Ctrl+D से। इसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाने के बाद मैंने इसका जो दूसरा नेम है वो लिखना है। तो दूसरे का नेम अब मैं देता हूँ, लाइक मैं जंप दे देता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे आने के बाद सीधा यहाँ पे जंप कर जाता है। तो इसकी मैं टाइम एडजस्ट करूँगा ऑलमोस्ट, अभी देखना पड़ेगा कहाँ तक था। तो अब इसको मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। बस यहाँ पे मैं अपना दूसरा टेक्स्ट स्टार्ट करूँगा। इसके लिए मैं इस सब कुछ को उठा के यहाँ पे ऑलमोस्ट मूव करवा देता हूँ। सॉरी, ये कंसेप्ट 1 मूव नहीं करवाना, इसके ऊपर वाली मैं सब कुछ यहाँ पे मूव करवा देता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो ये नीचे वाली लेयर है ये यहाँ पे आके कट हो जाए। तो मैंने इसको कट करके आगे वाला पोर्शन इसका डिलीट कर दिया ताकि ब्लैक बैकग्राउंड पे गोइंग थ्रू आना चाहिए। इसका सॉरी ये वाला नहीं आएगा। गोइंग थ्रू को भी मैं यहाँ पे आने के बाद बल्कि ऑलमोस्ट यहीं पे कट कर दूंगा ऐसे, और ये भी मैंने डिलीट कर दिया। इसके बाद जो ये आया इसको मैंने लिख दिया जंप। इसको मैं देख लेता हूँ ये अलाइन सेंटर है या नहीं। ये सेंटर अलाइन नहीं था, मैंने अब कर दिया। और इस वाले को भी मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अब ये हमारा सेंटर अलाइन हो गया। तो इसके बाद ये आया गोइंग थ्रू आ गया। इसके बाद हमने दिखाया जंप पे आने के बाद बस इतनी देर बाद हमारी जो कंपोजिशन है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। गोइंग थ्रू आ गया। इसके बाद जंप, ये हमारी जंप वाली एनिमेशन आ गई। इसके बाद बस यहाँ पे हमारा तीसरा टेक्स्ट आ जाना चाहिए। इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा, और कट करने के बाद मैं इसको ले जाऊंगा ऊपर और इसका मैं नेम चेंज कर दूंगा। मेरी तीसरी एनिमेशन कौन सी है मैं पहले देख लेता हूँ। तो मेरी तीसरी मेरी एनिमेशन है,
ठीक है, ये है इसका नाम, मैं लिख देता हूँ स्मूथ कंटिन्यू, क्योंकि वो भी इधर जाके स्मूथली नीचे आगे कंटिन्यू हो गया। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ स्मूथ कंटिन्यू। इसको मैं चेंज कर दूँगा स्मूथ कंटिन्यू पे, और जो नीचे वाली है इसको मैं यहाँ पे ही आने के बाद एंड कर दूँगा, ताकि जैसे ही टेक्स्ट डिस्प्ले हो नीचे वाली जो मेरी कंपोजिशन है वो डिस्प्ले होना बंद हो जाए। इसके बाद मैं इधर आया जंप, ये मेरी जंप वाली थी। इसके बाद स्मूथ कंटिन्यू, मैं बस ऑलमोस्ट इतना रखूँगा। इसके बाद इसको मैं जाके पीछे ड्रैग कर दूँगा ताकि यहाँ पे से स्टार्ट हो जाए। ये मेरी स्मूथ कंटिन्यू स्टार्ट हो गई और ये वापस आ गया। इसके बाद ऑलमोस्ट बस इतनी जगह पे आने के बाद मैं अगला टेक्स्ट डिस्प्ले करूँगा कंट्रोल डी से, नहीं मैं इसको कट ही कर देता हूँ बल्कि कंट्रोल शिफ्ट डी से, ताकि वो कट हो जाए। और इधर ऊपर मैं इसको डिस्प्ले करवा दूँगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ, मेरी कौन सी थी ये, ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ कोलिजन। और ये इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी जो ये टेक्स्ट है ये डिस्प्ले हो, नीचे वाली कंपोजिशन बंद हो जाए, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा और ये मेरी ऊपर वाली कंपोजिशन अब डिस्प्ले हो जाएगी, मेरा टेक्स्ट। और टेक्स्ट को मैंने बस इतना ही दिखाना है ऑलमोस्ट, तो मैं यहाँ पे लाके इसको ख़त्म कर दूँगा और यहाँ पे ले आऊँगा। और इसके बाद ये मेरी चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो गया। इसके बाद बस मैं इसको ऑलमोस्ट इतना रखूँगा और मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करके डिलीट कर दूँगा। और इसका जो है मैं एक नई कॉपी बनाऊँगा, सॉरी इसकी नहीं, टेक्स्ट की कॉपी, और इसको मैं रखूँगा सबसे टॉप पे। इस पे मैं लिख सकता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि ये सही नहीं है, देखा ना ये गलत जगह पे आ गया। तो मैंने इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे रखना है ताकि जैसे ही ये ख़त्म हो इसके फौरी बाद ये डिस्प्ले हो जाए। तो अभी तक देखते हैं हमने क्या बनाया है। ठीक है, ऑलमोस्ट परफेक्ट। तो इसके बाद मैंने इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए हमें एक एडोबी की तरफ से अलग से सॉफ्टवेयर मिलता है जिसका नाम है एडोबी मीडिया इनकोडर। ये सॉफ्टवेयर लाइक प्रीमियर प्रो वगैरह के साथ भी यूज़ हो जाता है। इसको सेव करने के लिए अब हमने आना है, तो अब हमने आफ्टर इफेक्ट्स में ये वाली फ़ाइल सेव करनी है हमारी। तो इसको हमने करना है ऑप्शन प्लस कमांड प्लस एम। ये मैं मैक के लिए बता रहा हूँ, ऑप्शन प्लस कमांड प्लस एम। और अगर आप विंडोज़ के यूज़र है तो आपने दबाना है आर्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम। तो इसके बाद आप जैसे ही ये बटन दबाएंगे ये मीडिया इनकोडर में फ़ाइल चली जाएगी एक्सपोर्ट होने के लिए। अब आपने सिंपल ये वाला बटन दबाना है। अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं कि आप कैसे रखना चाह रहे हैं, आपने किस जगह पे सेव करवाना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने उसकी एक्सटेंशन क्या रखनी है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपल इसको स्टार्ट करना है और आपकी ये जो वीडियो है ये रेंडर हो जाएगी। तो हमने जो फाइल एक्सपोर्ट पे लगाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमने फोल्डर सेलेक्ट किया था उसके अंदर हमारी फ़ाइल मौजूद है। इसको हम प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।